अच्छा बच्चों, आज ऑक्सीलेशन का थर्ड लेक्चर शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। डिफाइन फेज एंड फेज कांस्टेंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जस्ट 1 मिनट बेटा मैं ऑक्सीलेशन की डेफिनेशन हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। टू एंड फ्रो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ऑक्सीलेशन होती हैं। ऑक्सीलेशन पीरियोडिक मोशन हो सकती है, लेकिन पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेशन नहीं हो सकती। बार बार रिपीट करने का मकसद है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो बार बार रिपीट करने पे आपके बोर्ड में और आपके टेस्ट में नज़र आती है और आप उसका शुक्र अदा करते हो कि शुक्र है कि ये एमसीक्यूज वही आ गया जो हमने क्लास में बार बार रिपीट किया था। तो हर पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेशन नहीं हो सकती, लेकिन ऑक्सीलेशन सारी की सारी पीरियोडिक मोशन हो सकती हैं। अब आते हैं बेटा फेज की तरफ। फेज किसे बोलते हैं? अब एक ऑक्सीलेशन करता हुआ ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे कहते हैं फेज। आप एक जब ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट कर रहा है यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, लेट करो ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन में सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने इसकी क्या कर ली, मीन पोजीशन सेलेक्ट कर ली। अब ये ऑक्सीलेट करने लग गया। मैं कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद आपसे पूछता हूं कि उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पे है, तो वो जो लोकेशन और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाइज करेगा वो क्या होगा, फेज होगा। एग्जैक्ट जो पोजीशन और जो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट बताएगा यानी इसका फासला बताएगा, ये दो ही पोजीशन में हो सकता है। या तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान में हो सकता है, या एक्सट्रीम पोजीशन में हो सकता है, या मीन पोजीशन में हो सकता है। तो इनको जो डिस्कस करेगा वो क्या होता है, फेज। तो फेज हमारे पास होगा एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्लियर हो गया? ये बेटा आपका फेज था। इससे अलावा फेज का कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। और आपको पता है एंगल के अंदर कौन रिप्रेजेंट होते हैं, हमेशा थीटा ही रिप्रेजेंट होता है। वही उसकी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वही उसके किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेट एक चीज मैं आपके सामने इसके सामने डिस्कस करता हूँ। अगर वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें पता है तो 90 है, मीन पोजीशन पे हमें पता है 0 है। अगर इनके दरमियान में है तो हम कहेंगे उतना वो एंगल चल दिया और बाकी वो रह गया। लेट करो अगर वो अपनी मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में आ जाए, लेट कर लो दरमियान में आ जाए, तो हम कहेंगे कि उसने इतना हिस्सा क्या कर लिया, एंगल चल लिया। और ये जो एंगल है जो हमने इसकी पोजीशन फाइंड करेगी कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है और कितने एंगल पे जा रहा है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से। जितना वो एंगल चल लेगा उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से। जो एंगल ऑब्जर्व हो चुका होगा, लेट करो फिर इसको रिपीट करता हूं, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये एंगल चल लिया उसने। मैं अब यहां पे पूछने के बाद कहता हूं, इस पॉइंट पे पूछने के बाद बताता हूं अब इसकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप क्या करोगे, पिछले एंगल को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। वो जो एंगल इग्नोर या जिसको एंगल को आप स्पेसिफाइज करोगे, जिसको ऑब्जर्व करोगे, वो आपका एंगल किससे रिप्रेजेंट होगा, फाई से रिप्रेजेंट होगा। और जितना एंगल वो अब आगे चलेगा, आगे चलेगा, लेट करो ये इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन हो। जितना वो इस पॉइंट से, ये मीन पॉइंट नहीं है, मीन पॉइंट से जो उसका एक्सट्रीम पॉइंट का एंगल होगा उसे क्या करूंगा, थीटा। तो मीन से एक्सट्रीम जाते हुए टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई। अगर लेट करो उसने 30 डिग्री चल लिया तो पीछे कितने डिग्री रह जाएगा उसे मजीद एक्सट्रीम तक जाने के लिए, 60 डिग्री तक रह जाएगा। आई समझ? तो ये होता है जी मेरे पास फेस एंगल। और ये जो एडिशन, जो ऑब्जर्व एंगल होता है, जो हमारे पास कौन सा ऑलरेडी ऑब्जर्व या ट्रेस एंगल होता है, उसे बोलते हैं फेज कांस्टेंट। उसे क्या बोलते हैं, ये दो डेफिनेशन है बेटा जो आपने, इसे क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट बोलते हैं। द फेज विच टेल अस, द फेज विच टेल अस द वेव फॉर्म फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन है। डेफिनेशन लिखी नहीं है, लिखनी पड़नी है आपको।
ठीक हो गया। आज क्योंकि छोटा सा टॉपिक था तो ये बातें बस आपको लिखनी पड़नी है साथ साथ। द फेज विच टेल अस अ वेव फॉर्म फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। और फेज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है फाइ से। हैवी डेफिनेशन आता है, कुछ भी नहीं है। मैं पूछूंगा फेज कांस्टेंट क्या होता है बस, और फेज की डेफिनेशन में लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है। ठीक है, आगे वो कुछ एडिशनल शोर्ड वो पूछ सकता है। ठीक है शोर्ड है, दोनों शोर्ड है। फेज कांस्टेंट और फेज क्या होता है, डिफाइन फेज एंड डिफाइन फेज कांस्टेंट। ठीक है, रिप्रेजेंट अ फेज विच टेल अस a wave form from its mean position, कि वो अपनी मीन पोजीशन से कितना चल चुका है ऑलरेडी। मैं इसको लिख लो, रिपीट क्या करनी है इधर देख लो, आपको समझ आ जाएगी तो खुद ही लिख लेना। बेटा ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। ये इसकी क्या है, P1 पोजीशन में कहते हैं। ये क्या है, ये ऑलरेडी चल चुका है, चल चुका है ना, यहां से टाइम वो टी टाइम तक वो चल चुका है। यहाँ पे टी कितना था, 0, कुछ टाइम तक वो चल चुका है। अब मैं इसके बाद पूछूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा। और ये जितना ये चल चुका है ये इसका क्या हो जाएगा, फेज कांस्टेंट हो जाएगा। ये वेव फॉर्म, इसकी वेव क्या बनेगी, इसकी वेव बनेगी ये वेव बनेगी। द फेज, ये जो आगे वाला फेज जो आगे जाएगा ये बताएगा कि पिछला कितना हिस्सा हमने ट्रेस कर चुके हैं। अगर यही ना पता हो तो फिर तो आपके लिए बस एक ही फॉर्मूला आ जाएगा, थीटा प्लस फाइव। अगर पता हो ये कितना चल चुका तो आप क्या करोगे, थीटा प्लस 30 डिग्री। अगर आपको ऑलरेडी मैं दे दूं कि वो फेज कांस्टेंट इतना चल चुका है, अब फेज फाइंड करो। वो फेज कांस्टेंट इतना चल चुका है, अब फेज फाइंड करो, तब तो बिल्कुल इजीली फाइंड हो जाएगा। अगर मैं दोनों ही ना दूं और मैं कहूं मेरा पॉइंट P1 पे है तो बताओ उसका फेज क्या होगा, तो पहले फेज कांस्टेंट को उसमें ऐड कर दोगे। द फेज विच टेल अस अ वेव फॉर्म फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, का कितनी वेव बन चुकी है अपनी मीन पोजीशन को, वो जितनी वेव बनेगी उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई समझ, फेज कांस्टेंट की समझ आ गई है। चलो अब इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन पे। अल्लाह अकबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फेज कांस्टेंट को मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन। ये भी लिख लेना, ये भी नहीं मैंने लिखा हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन, क्लियर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला है उमर, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा, x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एट मीन पोजीशन पे। मैंने क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एट मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे हमें पता है, मैं इसकी डायग्राम जो आपकी बुक भी रिप्रेजेंट करती है, इसकी डायग्राम यहाँ से इसकी मीन पोजीशन क्या है, ये O1 इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। हमने डायग्राम बनाई हुई थी ना, O1 इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। ये मीन पोजीशन पे क्या चलेगा आगे, तो मीन पोजीशन पे इसका फेज कांस्टेंट ऑब्जर्व हो सकता है, ऑलरेडी कितना होगा, 0 ही। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फाइ कितना है, 0। और अपनी मीन पोजीशन पे वो कितना आगे चल चुका है वो उसका फेज है। क्या मीन पोजीशन से कुछ ही सब आगे चला, नहीं, तो उसका फेज भी क्या हुआ, ये तो
ये फाई है, ठीक है, इसको फाई लिखना, और ये क्या हो गया, फेज हो गया, थीटा हो गया। क्लियर हो गया। मीन पोजीशन पे दोनों एंगल क्या होंगे, फेज कांस्टेंट भी और फेज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फेज समझ आ गया, फेज कांस्टेंट भी समझ आ गया। चलो जी, तो मैं पुट करूंगा इसके अंदर x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा की जगह क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर है। तो ओमेगा टी कितना चला, जीरो, और प्लस फाइव भी कितना चला, जीरो। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन भी क्या आ जाएगा, जीरो, और साइन जीरो क्या होता है मेरे पास, जीरो। तो एट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। ये हमने प्रूव भी किया हुआ है। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी जीरो होती है, और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ये बातें हमने लिखी हैं, ऐसी है ना। क्लियर बात यहाँ तक। हाँ बस इतना ही है, डिस्प्लेसमेंट एंड मीन पोजीशन पे क्या होता है। क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड करना हमने। आज अब डिस्प्लेसमेंट क्या करना हमने, एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड करना है। क्या नाम है एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो सकता है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, ये ई पॉइंट इसका एक्सट्रीम पोजीशन था ना, और ये क्या मेरे पास क्या था, डी पॉइंट था। रिपीट कर रहा हूँ बार बार बातों को ताकि आपको ये क्या था, ओ था, और ये मेरे पास क्या था, ओ वन। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट यानी फेज कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, और जो पिछला फेज है वो क्या हो जाएगा, फेज कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे मैंने क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। यानी अब इसका डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी इसका फेज थीटा फॉरवर्ड हो जाएगा, और पिछला फेज कांस्टेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक एंगल कितना चल लिया फेज कांस्टेंट ने, शाबाश, कितना चल लिया, 90। यानी फाई कितना चल लिया, वो 90, और थीटा कितना चला उसका हमें पता नहीं कि वो आगे कितना चल गया। आई समझ। हमें फेज कांस्टेंट पता चल गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो सकता है, 90, और फेज कांस्टेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे 90, और फेज कितना हो सकता है, ओमेगा टी हो सकता है, क्योंकि उसका अंदाजा नहीं, हम उसी से रिप्रेजेंट कर देंगे, पुट करते हैं अपनी वैल्यू में। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा प्लस फाइव। अब डायरेक्ट लिख लूँ इस तरह, थीटा प्लस फाइव। क्लियर है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट हमें बताएंगे। अब देखो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा कितना है, ओमेगा टी प्लस, और फाइव कितना है, 90। क्लियर हो गया। ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। लेकिन एक मैथ का रूल है, अगर मैथ का रूल अगर आपको पता हो, मैंने पहले भी लगाया था, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, मुझसे बात, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, ये तो आपको पता हो ना, फंक्शन में किसमें जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, 10.1 किया तो बता दो। अब ना कहना कि 90 के इक्वल होता है। 10.10 का फर्स्ट क्वेश्चन में साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस थीटा के इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। यार मुझे क्या पता, ये तुझे पता होना चाहिए था। चलो फंक्शन चेंज हो जाता है, रोटेशन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 90 के बाद वो क्या कर रहा है, अपना फंक्शन, हमें पता चल गया डिस्प्लेसमेंट किस में जा रहा है, कोस में जा रहा है।
तो यहाँ पे ये देखो, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, बस देखो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन पाई 90 को पहले लिख लेता हूँ प्लस ओमेगा टू। प्लस में पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं ना, माइनस में फर्क पड़ता है, प्लस में थोड़ी फर्क पड़ता है। ठीक है, अब 90 को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसके अंदर, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टू, तो किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन कोस ओमेगा टी। ये दो फार्मूले हैं जो हमने न्यूमेरिकल में यूज करने हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स एक्स नॉट साइन ओमेगा टू। फाइंड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फार्मूला याद कर लो। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे फार्मूला क्या आ जाता है, एक्स एक्स इज नॉट कोस ओमेगा टी। एट मीन पोजीशन पे फार्मूला क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इन बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन पे यहाँ पे क्या फार्मूला हो सकता है इन डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे कितना हुआ फाइव और यहाँ पे कितना हुआ थीटा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला मेरे पास ड्रा हो जाएगा। आगे ड्राइव करने की हमें जरूरत नहीं है, जितनी तो वो हमें वैल्यू नहीं बताएंगे। आज बेटा इतना ही था टॉपिक हमारे पास फेस पे। अब इसके एमसीक्यूज करेंगे। दो शॉर्ट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जो भी हमने कर लिया है। अरेज कर दें इसे। जो कुछ मर्जी ले। ऊपर से लिख लेना, ठीक है, पता चल जाएगा। फाइव बस 90 हुआ है, बाकी तो सब कुछ वही है। ट्राई करो खुद से लिखने की। किसी को फेस की ना समझ आई हो, एक्सेप्ट ऑफ मुश्तिबा। समझ आ गया फेस क्या होता है, फेस कांस्टेंट क्या होता है। आपका हो गया तो आप फाइंड करो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट एंगल 180। इस पॉइंट पे फेस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब यहाँ से वो कहाँ आएगा, अपने इस पॉइंट पे आएगा, यानी O1 से जब O2 पे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हाँ फेस कांस्टेंट, अगर वो फेस कांस्टेंट जब O1 से O2 टाइम वो चलेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये नीड ना करना, ये वैसे क्वेश्चन दिए आपको। 180।
हाँ जी ठीक है। ओके, मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, बुलाता हूँ आपको अपने पास। ओवर टाइम क्या हुआ? 25 हुए अभी, बस ठीक है। आगे चलूँ? आप रहने दो, हम आगे चलते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया, कर लिया? हाँ ठीक है, लेकिन ज़ीरो होगा क्योंकि ये दोबारा किस पोजीशन पे है? अपनी मेन पोजीशन पे, तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, ज़ीरो होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट खुद ब खुद। अच्छा ये देखो डेफिनेशन है, हम इसको एक दफ़ा देख लें डेफिनेशन को। ये फेज़ की डेफिनेशन है, फेज़ कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने लिख ली है। और ये किसकी डेफिनेशन है? फेज़ की डेफिनेशन में आया एक सेकेंड। द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये जो एंगल है ये फेस एंगल है विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज पोजीशन यानी डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कि जो थीटा होगा ये डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या बताएगा? उसकी पोजीशन भी बताएगा। क्लियर है? अगर मैं कहूँ फेज कांस्टेंट इतना चल लिया, लेट करो मैं कहता हूँ फेज कांस्टेंट 90 डिग्री चल लिया, तो आप बताओगे डिस्प्लेसमेंट अब किस पॉइंट पे हो सकता है? आप कहोगे सर अपनी मैक्सिमम पॉइंट में हो सकता है। आई समझ? अगर मैं आपको कहूँ फेस एंगल अगर वो 130 डिग्री चल लिया, तो आप कहोगे सर वो मीन और एक्सट्रीम के दरमियान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये 90 से कहाँ जा रहा है? 130 इधर है, ये इसकी क्या है? एक्सट्रीम, ये इसकी क्या है? तो आप कहोगे एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के दरमियान हो सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीम और मीन पोजीशन क्या है? ट्रफ है। ये एक्सट्रीम और मीन पोजीशन क्या है इसकी? ये है ना, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। देखो ये इसकी क्या है? इनिशियल से मीन से एक्सट्रीम, और ये एक्सट्रीम से कहाँ जाएगा? मीन। तो ये किस पॉइंट पे हो सकता है? इस पॉइंट पे हो सकता है। देखो अगर से मैं फेज कांस्टेंट बताता हूँ, मैं एग्जैक्ट उस पॉइंट में किसी भी एक स्पेसिफाइड पॉइंट को आप अपने क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको पता चल गया कि वो किस में हो सकता है? इस किसी पॉइंट में हो सकता है। अगर वो 130 का एंगल बना रहा है तो किस पॉइंट में हो सकता है? इस पॉइंट में हो सकता है। अगर वो 230 का बना रहा है तो फिर किस पॉइंट पे हो सकता है? आपको पता होगा कि वो 230 से यहाँ पे, इस यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। आप उस लाइन को पूरी को हाईलाइट कर सकते हो और कह सकते हो कि जो लाइन हाईलाइट की है इसमें से किसी एक पॉइंट पे आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल आपका अवेलेबल हो सकता है। ये जो बता रहा है वो क्या होता है? फेज कहलाता है। फेज इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन टाइम ऑन अ सर्कल साइकिल ऑफ अ वेवफॉर्म। ये इसका पॉइंट क्या है? इस पॉइंट से क्लियर हो गया कि फेज क्या है? फेज इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ साइकिल ऑफ अ वेव फॉर्म। देखो वेव फॉर्म बनाई मैंने, और ये कौन सी वेव है? साइन वेव है। ये साइन वेव बनाई मैंने, तो ये इस पे जो मेरे पास पोजीशन होगी किसी भी पार्टिकल की वो क्या होगी? वो उसकी फेज होगा। इसको डिस्कस करेंगे, बार बार डिस्कस करेंगे। टेंशन, अब जो बातें आगे होंगी वो फेज के मुताबिक ही चलेंगी आगे बातें। क्या आपकी फेज अगर ये है तो बताओ ये क्या है? तो यानी पोजीशन बताऊंगा। अगर फेज इसका मैक्सिमम है तो आप बताते जाओगे। द फेज इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि फेज का कोई यूनिट नहीं। वन कंप्लीट साइकिल इज 360 इज कॉल्ड द फेज। अगर एक 360 का पूरा साइकिल कोई पोजीशन ले ले तो वो क्या हो जाएगा? फेज होगा। ना भी लोगे तब भी हम फेज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। एमसीक्यूज। चलो आप बताओ, आपसे चलना है। लगाओ तुक्के शुरू मुसलमानों। Which of the following expression represented by simple harmonic motion? ये ऑप्शन है जी बेटा इसका, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पे a एम्पलीट्यूड है यानी x नॉट है। ठीक है, a किसी भी से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसमें जो ये चीज होगी वो हमेशा क्या होगी? एम्पलीट्यूड ही होगा। वो कभी कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक हो गया? आगे देखो,
नेक्स्ट वन, चलो जी बताओ, जब x इज इक्वल टू एक्स कोस ओमेगा टी आया तो ये किस एंगल पे हमें ये फेज मिला। द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये किस फेज पे मिला। आगे बारी आई है। The equation of displacement of the body executing simple harmonic motion is x is equal to x naught cos omega t किस फेज पे मिला। 90 डिग्री पे मिला, क्योंकि ये पोजीशन थी एक्सट्रीम पोजीशन और यहीं पे मिला हमें, चाहे ना बोलते आप, लेकिन मैंने सुन लिया। चलो मुश्तिबा, द फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, या नन ऑफ दीज है। बार बार बोल बोल थक गया कि फेज क्या बताता है। तीसरा ऑप्शन है, ये वेक्टर क्वांटिटी हुई, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या बताती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पोजीशंस और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बोथ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अपने हाथों से एक नंबर गवा दिया आपने। द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये प्रोजेक्शन मैंने आपको बनाया था ना जिसमें इसका प्रोजेक्शन बन रहा है, और कौन सी थी वो, सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। ये वो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, तो बताओ तो उसका डायमीटर क्या होगा, नहीं उसका डिस्क्राइब यूनिफॉर्म ऑन डायमीटर क्या होगा, कौन सी मोशन होगी। ये टू एंड फ्रो मोशन क्या हो सकती है, बस ये पूछ रहे। ये सर्कल है बेटा, या तो यहाँ पे मैंने क्या किए, पॉइंट सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे क्या की थी उसकी प्रोजेक्शन, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ का पॉइंट यहाँ पे था, तो ये कौन सी मोशन है, ये जो प्रोजेक्शन है, सर्कल मोशन की जो प्रोजेक्शन है वो कौन सी मोशन है उमर, जो सर्कल मोशन की प्रोजेक्शन है वो कौन सी मोशन है। उमर अपनी बारी आई तो इतने ही सोच में पड़ गए क्या। फर्स्ट बेटा मैंने आते ही एक ही चीज बार बार रिपीट करने का मकसद है, फिर उसमें गलती करनी तो फायदा मेरा। मैंने आपको कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन ही होती है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन बट नॉट पीरियोडिक। मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, पीरियोडिक होती है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन ठीक था, पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर इस तरह की गलतियां करोगे तो फायदा, वो डायरेक्ट आपको थोड़ी लिख के देंगे, वो एमसीक्यूज के अंदर घुमाएंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है, तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो खुद ब खुद क्या होगी। ये लिख लो आप डेफिनेशंस, आज रात को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको। और मेरा ये आपका जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट था, आपकी जो बुक में ऑक्सीलेशन का पार्ट था वो क्लियर हो गया।